ज्यादा नुकसान नहीं। यूपी के प्रयागराज में बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह को काला झंडा दिखाने पहुंचे लोगों की पिटाई कर दी गई। सुरेंद्र सिंह वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन जब सड़क से उनका काफिला गुजर रहा था तो इसी दौरान कुछ लोग हाथ में काला झंडा लिए तेजी से उनके काफिले के सामने आ गए। इससे सुरेंद्र सिंह के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने काला झंडा दिखाने वाले लोगों की पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले गई। हम लोग वहाँ संवैधानिक तरीके से काला झंडा दिखा रहे थे। सुरेंद्र सिंह वापस जाओ, सुरेंद्र सिंह वापस जाओ नारे लगा रहे थे। उनके गुंडों द्वारा हम लोगों को मारा पीटा गया और पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी होकर देखती रही। आरोप है कि बलिया हत्याकांड में आरोपी का समर्थन करने पर सुरेंद्र सिंह को काले झंडे दिखाए गए। स्वाभाविक है उनके मन में कुछ होगा तो भाई हमारी तरफ से वो हमारे बच्चे हैं, उनका भी स्वागत है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हाँ, दोनों तरफ की तरफ लोग हैं, जो लोग भी थे उसमें वीडियो फुटेज देख करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि सड़क पर हुई मारपीट के दौरान वहां काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के फैसले का विरोध किया। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम राज्य का दर्जा देने के फैसले का भारत ने विरोध करते हुए साफ किया कि इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने हिज़्ब के कमांडर सैफुल्लाह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। केरल के कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोना तस्करी मामले में सीएम पी विजयन के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के ललितपुर में डीएम की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने पति और सास पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे घरेलू मामला बताया। कौन पोस्ट किया, कैसे वायरल हुआ, हमका पता नहीं है। ये पूरा हमारा फैमिली मैटर है। यूपी के अमरोहा में एक पेंट के गोदाम में आग लगने से 6 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने एक दिन पहले हुई अपनी शादी का एक वीडियो शेयर किया, जो वायरल हो गया। यूपी के अमरोहा में एक पेंट के गोदाम में आग लगने से 6 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेत्री काजल अग्रवाल तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता नीतीश से नफरत करने लगी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में तेजस्वी ने नीतीश के 9वीं पास वाले बयान पर कहा कि अगर जंगल राज होता तो वो डिग्री खरीद लेते। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव के राज में सबसे ज्यादा अगड़ी जाति के लोग मंत्री बने थे। भीड़ एक मापदंड नहीं होता, लेकिन जो भीड़ आ रही है उस भीड़ का बिहेवियर क्या है, इस पे थोड़ा आप लोग अगर रिसर्च करें तो शायद आपको समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिव है और ये साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। गुस्सा एक अलग चीज़ होता है, नफ़रत एक अलग चीज़ है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से नफ़रत करने लगी है और ये स्पष्ट उनमें दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी वो नहीं है, ये थके हुए हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। ये लोग कहते हैं जंगल राज भी था, हम दो मुख्यमंत्री के बेटे भी थे, तो भी हम डिग्री नहीं लेके आए। जंगल राज था तो हम तो डिग्री लेके आ जाते हैं ना, MBA का, MBBS का, क्यों नहीं लेके आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर रोजगार के मुद्दे पर पलटवार किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बताई। उन्होंने नीतीश की कथनी और करनी में अंतर बताया और कहा कि नीतीश ने अगर नौकरियां दी होती तो 4.5 लाख पद खाली नहीं पड़े होते। लोगों की एक आशा, एक उम्मीद जो है जगी है और बड़े अरसे बाद देश की राजनीति में, बिहार की नहीं, देश की राजनीति में ये देखने को मिल रहा है कि मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। और आज के दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। बिहार में तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि बेरोजगारी दर
46.6% है, और ये तब है जब डबल इंजन की सरकार बिहार में है। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपनी बेसबॉल टीम की जीत का जश्न मना रही एक लड़की चलती गाड़ी से नीचे गिर पड़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो लड़की गाड़ी की छत से नीचे गिरती दिखाई दी। इससे पहले वो गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी साथी के साथ जश्न मनाती दिखी। कुछ देर तक तो वो गाड़ी की छत पर ही डांस करती रही, लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सिर के बल सड़क पर गिर पड़ी। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। लड़की की यह हालत देख आसपास मौजूद लोग मदद के लिए उसकी तरफ भागे और उसे होश में लाने की कोशिश शुरू की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फौजी जनरल बाजवा की कलई पूरे देश के सामने खुल गई है। दरअसल अभिनंदन मामले पर पीएमएलएन के नेता अयाज सादिक का बयान आने के बाद पाकिस्तान सेना और इमरान खान का इतना अपमान हुआ कि अब इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं और फौज के लोगों ने अयाज सादिक को घेर लिया है। पाकिस्तान की सरकार अयाज सादिक पर देशद्रोह का मुकदमा करने की तैयारी में है। साथ ही अयाज सादिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लाहौर शहर में उनके घर के पास वाले इलाके में सादिक के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर पीएम मोदी और वीर चक्र से सम्मानित पायलट अभिनंदन के साथ लगाई गई है। अयाज सादिक के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया ने भी मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सादिक ने कहा है कि अपने बयान पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सदस्य रह चुके हैं और इमरान सहित बाजवा का बेशुमार राज जानते हैं। सादिक के इस बयान के बाद बाजवा और इमरान की जान हलक में अटकी हुई है। अभिनंदन पर पोल खुलने से बौखलाए इमरान। सादिक के बयान से परेशान बाजवा इमरान। कर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अयाज सादिक को सच बोलने की सजा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अयाज सादिक पर इमरान कराएंगे देशद्रोह का केस। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के जनरल बाजवा पाकिस्तान में अभिनंदन को गिरफ्तार करने के नाम पर शेखी बगाड़ते फिरते थे। उन्होंने अभिनंदन के ध्वस्त विमान को सेना के स्मारक पर ऐसे जड़वा दिया जैसे बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, जबकि हकीकत तो ये है कि जनरल बाजवा और इमरान की जोड़ी ने पहला सच ये छिपाया कि उनका F-16 अभिनंदन ने मार गिराया और दूसरा सच छिपाया कि अभिनंदन ने जिस विमान को टारगेट किया था उस विमान का पायलट ही मारा गया। पाकिस्तानी सेना की PR एजेंसी DGI SPR पूरे पाकिस्तान में अब तक इस बात का झूठे ही ढोल पीटती रही थी। हिंदुस्तान से बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया गया है और अभिनंदन को शांति बहाली के इरादे से भारत को सौंप दिया गया। लेकिन जब से भरी संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की कायर फौज का सच सामने आया है, इमरान सरकार और पूरी फौज का शर्म से सिर झुक गया है। अब सच सामने आने के बाद इस झुके सिर को एक बार ऊंचा करने की साजिश और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान की फौज प्रोपेगेंडा के सहारे ही अपना काम चलाते आए हैं। उन्होंने अभिनंदन मामले का सच उजागर करने वाले अयाज सादिक के साथ भी यही किया, क्योंकि अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद में इमरान खान और जनरल बाजवा की पोल खोलकर रख दी। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।
अयाज सादिक के इस बयान के बाद पाकिस्तान में घमासान मच गया। पाकिस्तान की फौज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर सफाई पेश की और अयाज को गलत बताया। बयान आने के बाद रातों रात इमरान की प्रचार ब्रिगेड ने लाहौर की सड़कों पर अयाज सादिक के पोस्टर लगा दिए। अयाज सादिक के खिलाफ इमरान ब्रिगेड ने लाहौर शहर के उस इलाके में ये पोस्टर लगाए जहां उनका घर है। अयाज सादिक के खिलाफ पोस्टर लग गए। भारत के इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अभिनंदन के साथ अयाज सादिक की तस्वीरें मौजूद। अयाज सादिक के अभिनंदन की रिहाई का सच कहने से फौज और इमरान खान खफा हो गए। फौज के इशारे पर इमरान ने सादिक के खिलाफ प्रचार ब्रिगेड उतार दी। प्रचार ब्रिगेड ने लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। इनमें अयाज सादिक के चेहरे पर अभिनंदन जैसी मूछें लगाई गई। अयाज सादिक का सिर मुंडवाकर पोस्टर लगाया गया। इन पोस्टरों पर अभिनंदन के साथ पीएम मोदी की भी तस्वीर लगाई गई। इन पोस्टरों पर लिखा गया कि मोदी जो यार है, अयाज सादिक गद्दार है। अयाज सादिक के सच उजागर करने से पाकिस्तानी फौज और इमरान खान बहुत शर्मिंदा हुए और अब उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का प्रचार शुरू कर दिया है। पीटीआई अब पोस्टर लगाए, चाहे हो हल्ला करे, कोई प्रोटेस्ट भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट देनी थी वो दे दी। देश के लिए, स्पेशली उनकी फौज के लिए, ये अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात हो गई है। अभिनंदन की रिहाई के मौके पर इमरान खान ने कहा था कि शांति बहाली के लिए उठाया गया कदम है, लेकिन सच ये था कि पाकिस्तान को मालूम था कि अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। अब ये सच सामने आने के बाद पाकिस्तानी फौज और उनके प्रधानमंत्री दोनों बौखलाए हुए हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी का सच बताने वाले पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक के लिए इमरान सरकार ने दिक्कतें खड़ी करना शुरू कर दिया है। इमरान के मंत्री शिबली फराज ने कहा था कि अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री और रिटायर्ड फौजी ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कहा है कि अयाज सादिक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल पीटीआई के कार्यकर्ता ने ही कई शहरों में याचिकाएं दाखिल करके इस तरह की मांग की है कि अयाज सादिक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। साबिक स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमे के लिए सिविल लाइंस लाहौर के थाने में दरख्वास्त दायर। पुलिस ने कानूनी मुशावरत के लिए दरख्वास्त लीगल डिपार्टमेंट को भेज दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक स्पीकर ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पुलिस के मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सरकार और फौज मिलकर विपक्ष को कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं को घेर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पीएमएलएन की धुर विरोधी पार्टी रही पीपीपी के नेता ही इस पर ऐतराज कर रहे हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात हुई है और वो प्रिविलेज्ड है। अगर उसका जवाब दिया जाना था, अगर उस गुफ्तगू में कोई अल्फाज का आगे पीछे था तो उसका जवाब जो है फॉरेन मिनिस्टर देते। जब इंडिया के मीडिया ने उस बात को उठाया तो सिर्फ या सादिक साहब को या पीएमएलएन को या पीडीएम को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए इमरान सरकार अयाज सादिक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इस तरह की याचिकाएं फौज के इशारे पर ही दी जा रही है। दरअसल इमरान खान एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पाकिस्तान सरकार ने अयाज सादिक पर देशद्रोह का केस करने की तैयारी कर ली है। साथ ही अयाज सादिक के खिलाफ कई शहरों में प्रचार किया जा रहा है। इमरान अपनी नाक बचाने के लिए पीएमएलएन को गद्दार बताने पर तुले हुए हैं। सादिक साहब के ऊपर अब अगर आप देशद्रोह का मुकदमा चला भी लेंगे, क्या कर लेंगे? जो एक्सपोजर होना था वो हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस तरह की बातें करेंगे कि देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, वो हमारे देश के खिलाफ हैं। भाई सच्चाई बोलना और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी में क्या ये अलाउड नहीं होना चाहिए? मतलब जब इंडिया की बारी आए तब सच्चाई भी, डेमोक्रेसी भी, और जब आपकी बारी आए तब आप बोल दें कि आर्मी रूल है। अयाज सादिक के बयान के बाद पाकिस्तान मीडिया भी पूरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि फौज का बनाया वो तिलिस्म टूट चुका है और पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है। इन दिनों इमरान खान अपने ही देश में बुरी तरह घिरे हुए हैं।
उनके खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर रैलियां कर रही है। पाकिस्तान की जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का फ्रंट बनाया। इसमें धुर विरोधी पार्टी नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने भी हाथ मिला लिया और साथ आ गए हैं। इस फ्रंट में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रीय नेता भी शामिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नेता सेना के जुल्मों सितम से आजादी मांग रहे हैं। इस मूवमेंट में पूरे विपक्ष ने इमरान खान को गद्दी से हटाने की मांग उठाई। अब इमरान सच बोलने पर पीएमएलएन नेता अयाज को फंसाने में लगे। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की रैलियों में नारे लग रहे हैं, 1 टके के 2 नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। मुक्या तेरा शो नियाजी, तू बंदा नंबर 2 नियाजी, 1 टके दे 2 नियाजी। पाकिस्तान में इमरान खान को कठपुतली सरकार कहा जाता है क्योंकि सेना ने ही इमरान खान को गद्दी पर बिठाया। 25 अक्टूबर को लंदन से अपने भाषण में नवाज शरीफ ने भी सीधे ही सेना पर हमला बोला और कहा कि सेना ने ही इलेक्शन में गड़बड़ी करके इमरान को गद्दी पर बिठाया है। अयाज सादिक के इस बयान के बाद नवाज शरीफ बनाम सेना प्रमुख कमर बाजवा की जंग से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर एम्बेरसमेंट होगी, तकलीफ होगी तो उनकी फौज को होगी, क्योंकि फौज पाकिस्तान में सरकार को कंट्रोल करती है। और इस बात के लिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के टाइम की और उनकी जो कंप्लेंट रही है फौज के खिलाफ कि उनको इलेक्शन में हराने में पूरा रिगिंग जो था वो पाकिस्तान की फौज ने किया था। तो अब मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के भी हाथ मजबूत हो जाएंगे ये बोलने में। अयाज सादिक नवाज शरीफ के बहुत करीबी नेता हैं। अयाज सादिक पीएमएलएन के बड़े नेता हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विश्वास पात्र हैं। अयाज पाकिस्तान संसद के स्पीकर रह चुके हैं। अब अयाज को फंसाकर नवाज शरीफ पर दबाव बनाने की तैयारी की जा रही है। अयाज सादिक पर सेना और ईरान भले ही दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और बहुत से राज भी जानते हैं। मेरे पास बेशुमार राज हैं। मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूं। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाल्लाह दूंगा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। अयाज की आवाज से साफ है कि इमरान खान पूरी तरह फंस गए हैं। वो भले ही अयाज को देशद्रोह केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे राज उनके पास हैं जो इमरान और बाजवा की कमजोर नस बने हुए हैं। अयाज के इस बयान से पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। अगर उन्होंने आगे कुछ और बोला तो क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना के खतरे की वजह से कुछ आइसक्रीम पार्लरों में रोबोट उतार दिए गए। वहां कर्मचारी और ग्राहक एक दूसरे के संपर्क में न आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई, जिसके लिए दिखने में कोई आम रोबोट नहीं बल्कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानवरों की शक्ल वाले रोबोट काम पर लगाए गए। एक आइसक्रीम पार्लर से सामने आई तस्वीर में काउंटर पर ये रोबोट कर्मचारियों का काम बखूबी संभालते भी दिखे। वहां कुत्ते की शक्ल वाला एक छोटा रोबोट लोगों को आइसक्रीम बनाकर खिलाता नजर आया। वहीं डायनासोर के अवतार में एक दूसरा रोबोट भी ग्राहकों की खिदमत में लगा दिखा, बल्कि उसने तो आइसक्रीम परोसने के लिए डायनासोर के अंदाज में अपनी नाक से धुआं भी निकाला। ऑर्डर लेने तक के लिए दुकान में टच स्क्रीन लगी नजर आई। ग्राहकों ने अपनी पसंद का फ्लेवर चुना और ऑर्डर रोबोट को दिखा दिया। ग्राहक की फरमाइश पता चलते ही रोबोट काम पर लग गया। इससे हुआ ये कि आइसक्रीम पार्लर में कर्मचारियों और ग्राहकों का आमना सामना ही नहीं हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग बने रहने से कोरोना के फैलने की गुंजाइश भी कम हो गई। बिहार के सीएम नीतीश ने चिराग पासवान पर तंज कसा। उन्होंने जेल भेजने वाले चिराग के बयान पर चुटकी ली और कहा कि ये लोग सिनेमा से आए हैं और वो पब्लिसिटी पाने के लिए ही बयान देते हैं। रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, वो आपको कहते हैं कि जो इतने आपने घोटाले किए हैं कि सत्ता में आए तो आपको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये नई पीढ़ी इस तरीके से जब रिएक्ट करती है तो वो लोग जो कि कभी आपको चचा कहते थे सरकार में आपके नीचे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, कैसा फील करते हैं आप? हम कुछ नहीं फील करते, हमको कोई फीलिंग नहीं है। ऐसी ऐसी बात बोलने वालों को क्या मतलब है बताइए? कौन लोग कौन कौन काम किया था?
पुराने क्या अनुभव, हमको क्या मतलब है इन लोगों के बारे में? कोई क्रिकेट का था, कोई सिनेमा का था, कहाँ क्या था? जरा बताइए ना, क्या क्या बोलता है और उसको बोलने का कोई सलाह देता है या उसकी इच्छा होती है और इससे उसको पब्लिसिटी मिलती है, मुझे बहुत बधाई है। पब्लिसिटी लेते रहो, लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब है? नई पीढ़ी कोई एक पर्टिकुलर परिवार से जुड़ा हुआ ही नई पीढ़ी है। उत्तर प्रदेश के जालौन में छेड़खानी के आरोप में कांग्रेस के एक नेता की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पिछले कई दिनों से 2 लड़कियों को मोबाइल फोन के जरिए परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उन लड़कियों ने आरोपी नेता की कई लोगों के सामने पिटाई कर दी। गुस्से से तमतमाई लड़कियों ने आरोपी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और लात बरसाए और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने चप्पल से भी उसे बुरी तरह पीटा। आरोपी कांग्रेस नेता ने इस दौरान कई बार पैर पकड़कर उन लड़कियों से माफी मांगी, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। हालांकि मौका मिलते ही किसी तरह वो वहां से फरार हो गया। बाद में उसने छेड़खानी के आरोपों को खारिज करते हुए मारपीट के पीछे पैसों के लेन देन की बात कही। मेरा करीब 3 लाख रुपए इन पर बकाया है और 3 लाख रुपए न देने के चक्कर में इन लोगों ने मेरे साथ ये मारपीट की। इस हंगामे को देखने कई लोग भी वहां जुट गए। उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी। अमेरिका से हथियार डील होने के बाद से चीन ताइवान को लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसे देखते हुए ताइवान ने चीन की तरफ से होने वाले हमले से निपटने की तैयारियां तेज कर दी। ताइवान के किनमेन द्वीप में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। समंदर के रास्ते हमला होने पर चीन के टैंक वहां न घुस सकें, इसके लिए वहां लोहे के एंगल लगा दिए गए। ताइवान का ये द्वीप चीन के काफी करीब है, ऐसे में वहां हमले का डर भी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वहाँ दूसरी तैयारियां भी की गईं। कई जगहों पर टैंक और बड़ी बड़ी तोपों को भी तैनात किया गया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो वहाँ कब्जा जमाने के लिए फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। इन लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने समेत भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगाए और विरोध जताने के लिए उनके सरकारी आवास के करीब हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े हुए दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारी देश का झंडा लहराते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग विरोध जताने के लिए काला झंडा लेकर चलते नजर आए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने तो ड्रम बजाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज लोगों ने यरूशलेम की सड़कों पर जुलूस निकाला और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बने रहने का भी विरोध किया। बिहार में अब तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसकी शुरुआत पटना से होगी। मुख्यमंत्री योगी की पहली जनसभा पटना, दूसरी पश्चिम चंपारण, तीसरी रक्सौल, चौथी पूर्वी चंपारण और 5वीं सीतामढ़ी विधानसभा में होगी। इसके बाद शाम को ही सीएम लखनऊ वापस लौट आएंगे। यूरोप के देश पुर्तगाल में सर्फिंग कर रहे लोगों को देखने के लिए समंदर किनारे भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संकट के बीच वहां के नजारे शहर में इस सीजन की पहली सर्फिंग का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां के नजारे शहर के एक मशहूर बीच पर पहुंच गए। इस भीड़ में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो ऊंची ऊंची लहरों पर हो रहे कमाल के करतबों का मजा लेते दिखे। हालांकि सर्फिंग का मजा लेते हुए ज्यादातर लोग कोरोना से बचाव के नियम ही भूल गए। एक दूसरे से तय दूरी बनाना तो दूर, कई लोग बिना मास्क के नजर आए, जबकि वहां जगह जगह कोरोना से बचाव के नियम भी लिखे दिखाई दिए। कई लोगों ने माना कि वो इससे पहले काफी डरे हुए थे, लेकिन खूबसूरत समंदर और इन नजारों ने उन्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया। नजारे शहर के समुद्र तट सर्फिंग के लिए काफी मशहूर हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। यही वजह है कि सर्दियां शुरू होने के साथ ही वहां सर्फिंग के दीवानों की भीड़ जुटने लगती है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता मामले पर बुलाई गई महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। दावा किया गया कि हरियाणा और आसपास के राज्यों से इस महापंचायत में 36 बिरादरी के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए।
जिसमें कुछ लोगों ने हाईवे को जैम कर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। शुरू में तो पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने हंगामा बंद नहीं किया तो उन पर सख्ती बरती गई। हाईवे के जैम को खुलवाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इसके बाद माहौल खराब न हो, इसके लिए पुलिस वालों ने चौकसी भी बढ़ा दी। देखिए सीधी तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है और इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। पुलिस ने महापंचायत की आड़ में बवाल मचा रहे लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। आइडेंटिफाई करके जिन लोगों ने शरारत करने की कोशिश की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इससे पहले वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। महापंचायत में जुटे लोग निकिता के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। फास्ट ट्रैक के द्वारा फांसी के सिवाय और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल फांसी। बल्लभगढ़ की इस महापंचायत में लव जिहाद का भी मुद्दा उठाया गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहयोगी पार्टी से बात करेंगे। 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। चीन से जारी तनाव के बीच भारत की नौसेना अगले महीने अभ्यास करेगी। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होंगी, जिसका पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में होगा, जबकि दूसरा चरण नवंबर के दूसरे हफ्ते में अरब सागर में किया जाएगा। खास बात यह कि चीन के ऐतराज के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लेगी। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस अभ्यास के दौरान भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में अलग राज्य की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि अब तक की सभी सरकारों ने राज्य के 6 जिलों की अनदेखी की, जिससे उन जिलों का विकास नहीं हुआ। और इसी मुद्दे पर लोगों ने अपना विरोध जताया। उन्होंने राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्होंने अलग राज्य की मांग करते हुए भी खूब नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी नजर आई। इस दौरान लोगों ने एक बैनर पर उन 6 जिलों का नक्शा भी दिखाया, जिसके लिए वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि नौकरशाही का राजनीतिकरण तो देखा है, पर नौकरशाही का अपराधीकरण नहीं देखा कि वो अपराध करे, वो कस्टोडियल डेथ करे, लोगों को, कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर और थाने में मार दे और उसके बाद उसको सुसाइड बनाने की कोशिश करें। ये तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। यह अराजकता है, सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं। चीन के शेंजन में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए खास तरह के एक रोबोट तैनात किए। चीन के इस शहर को तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। और कूड़ा उठाने वाले ये रोबोट भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। सामने आए वीडियो में एक रोबोट कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से कूड़ेदान उतारता नजर आया। कूड़ेदान को उतारने के बाद ये रोबोट उसे सड़क के किनारे बने कूड़ा घर तक ले गया। इस कूड़ा घर में भी 2 खास तरह की रोबोटिक आर्म लगी थी, जिनकी मदद से उसने कूड़ेदान को उठाया और उसे खाली कर दिया। बाद में रोबोट ने खाली कूड़ेदान को उठाकर उसे फिर गाड़ी तक पहुंचा दिया। बताया गया कि रोबोट और कूड़ा घर एक ही सिस्टम का हिस्सा है, जिन्हें दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। शेंजन में फिलहाल ऐसे 2 रोबोट तैनात किए गए हैं, लेकिन अच्छे नतीजे मिलने के बाद वहां जल्द ही ऐसे कई और रोबोट भी तैनात करने की तैयारी है। बिहार के कटिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला किया। उन्होंने सीएम योगी के लव जिहाद पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी को आर्टिकल 21 का ज्ञान नहीं है।
ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि वो आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़ें और पढ़कर देश को बताएं। इसके अलावा ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर बरसे और उन पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पढ़ा लें। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम ने महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बताया गया कि बाढ़ का असर सब्जियों के उत्पादन पर पड़ा, जिसकी वजह से इन दिनों उनके दाम बढ़ गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया। आसमान छूती कीमतों ने लोगों की थालियों से सब्जियां गायब कर दी। मुंबई से सामने आई इन तस्वीरों में एक सब्जी मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। दाम ज्यादा होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सब्जियां खरीदते नजर आए। सभी सब्जी के रेट्स ऑलमोस्ट डबल है अब ऐसा देखा जाए तो। इसमें कांदे के रेट तो ड्रास्टिकली अप है, तो कांदा तो खा ही नहीं सकते। महंगी सब्जियों की मार दुकानदारों पर भी पड़ती नजर आई। खरीदारों की कमी की वजह से वो भी बेहद परेशान दिखाई दिए। सब्जी के सभी बाजारों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल और घाटी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। सैफुल्लाह को आतंक का डॉक्टर भी कहा जाता था और वो आईईडी एक्सपर्ट भी था। सैफुल्लाह A++ कैटेगरी का आतंकी था, लिहाजा सैफुल्लाह का मारा जाना आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका है। मारा गया आतंक का डॉक्टर, हिज्ब कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। एक एनकाउंटर में किया ढेर। A++ कैटेगरी का आतंकी था सैफुल्लाह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक जॉइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर और A++ कैटेगरी के आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया गया। ये मुठभेड़ श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में हिजबुल के 2 टॉप आतंकियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इनपुट्स के आधार पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन की शुरुआत में आतंकियों के कुछ मददगारों ने इस ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले दागकर सभी को मौके से खदेड़ दिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक सैफुल्लाह घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और उसका मारा जाना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। रंगरेथ ऑपरेशन के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन इसके ठीक उलट आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और वहां से फरार होने की कोशिश की। और एनकाउंटर के दौरान सैफुल्लाह उर्फ गाजी हैदर सेना की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर सैफुल्लाह ही है, लेकिन फिर भी उसकी पहचान की जा रही है। उनके मुताबिक 95% ये तय है कि मारा गया आतंकी सैफुल्लाह ही है। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। अभी बॉडी हम लोग बाहर निकाले हैं, उनके फैमिली को मिला के दिखा देंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा। और श्रीनगर के रंगरेथ में हिज्ब का टॉप कमांडर सैफुल्लाह और गाजी हैदर ढेर। आईईडी एक्सपर्ट था सैफुल्लाह। रियाज नाइकू के बाद कश्मीर में संभाली थी हिज्ब की कमान। A++ कैटेगरी का आतंकी था सैफुल्लाह। सैफुल्लाह पर था 15 लाख का इनाम।
बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या में था शामिल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक सैफुल्ला घाटी के दर्जनों मुस्लिम लड़कों को गुमराह कर आतंकी दलदल में धकेल चुका है। इसके अलावा सैफुल्ला भी हाल ही में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या में भी शामिल था। अभी जो चंद रोज पहले जो हत्याएं हुई बीजेपी वर्कर्स की, उसमें भी मजमूई तौर पे ये जो तंजीमें मिलकर के जहां पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही हैं, उसके पीछे भी इसका हाथ था। 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं दहशतगर्दी के जिसमें ये शामिल था, और आधा दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसने कत्ल किए अलग अलग टाइम्स के ऊपर, और 3 लोग अगर ये भी डाल लें तो ये फिगर भी 9 के करीब पहुंच जाती है जिन लोगों को इसने कत्ल किया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जिस तरह से घाटी में आतंकी बेगुनाह नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, उसके पीछे पाकिस्तान की ही साजिश है। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक सैफुल्ला श्रीनगर और बडगाम में एक बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में था। जिस तरीके से सिविलियन टारगेट्स को चूज करके सिलेक्ट करके पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर जहां पर उनको मारा जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का सीधे रूप में और उसके जो मिलिटेंट आउटफिट जहां पर काम कर रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के जिस तरह की लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत से ऑपरेशंस को जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट्स ये थी कि इनका कोई श्रीनगर और बडगाम के एरिया में और इस तरह का अटैक करने की प्लान है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सैफुल्ला के एक साथी को भी जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एचएम के चीफ मारा जाना छोटी बात नहीं है। एक सस्पेक्ट पकड़ा गया जिसको पूछताछ हम कर रहे हैं। यकीनन घाटी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सैफुल्ला का मारा जाना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। सैफुल्ला के मारे जाने के बाद हिजब को बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने घाटी में रची पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खात्मा कर दिया है। यूपी के अमरोहा में एक पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया गया कि गोदाम में पेंट के अलावा लकड़ी का सामान भी रखा था, जिससे आग तेजी से फैल गई और आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास रिहायशी इलाका होने की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और अपने घरों में लगे पानी के पाइप से आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग की लपटों में बाहर लगे बिजली के तार भी जल गए। लाइन तो कट गई है, लाइन कट गई, बिजली कट गई। इस दौरान आग से निकलता धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बताया गया कि इस हादसे में 6 लोग झुलस गए। इसमें लगभग 4-5 घायल थे, 2 आ गए हैं हमारे पास, 3 हॉस्पिटल अमरोहा में है। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाकों में दमकल विभाग को और गाड़ियां मंगानी पड़ी, जिसके बाद करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि पिछले 4 महीने से 600 से ज्यादा लोग एक मैदान पर कब्जा कर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गुस्साए लोग बंदूकों से लैस पुलिस वालों को खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इन लोगों ने पुलिस को वहां से खदेड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ती रही, जिसके बाद उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने वहां अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गियों को ढहा दिया, जबकि कई झुग्गियों में आग लगा दी गई। घर बार उजड़ जाने की परेशानी उन लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। इस कार्रवाई के दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। चीन ने सुरक्षा बल के आतंकियों से निपटने के अभ्यास का वीडियो जारी किया। ये मॉक ड्रिल चीन के शिनजियांग प्रांत में की गई, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने पहाड़ों में छिपे आतंकियों को मार गिराने का अभ्यास किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे चीन की पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की और आतंकियों पर धावा बोल दिया।
चीन की तरफ से जारी वीडियो में रात के अंधेरे में हथियारों से लैस सुरक्षा बल के कुछ जवान एक गाड़ी में बैठकर अपने मिशन पर रवाना होते दिखे। थोड़ी दूर जाकर जवान गाड़ी से उतरे और फिर पहाड़ी रास्तों पर चढ़कर आतंकियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद ड्रिल में आतंकी बने लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार दिया गया। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब पहाड़ों के बीच बने एक मकान में छिपे आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी गई। रस्सियों की मदद से सुरक्षा बल के जवान पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। इसके बाद मौका मिलते ही मकान में छिपे आतंकियों पर हमला बोलकर उन्हें ढेर कर दिया गया। बताया गया कि एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। इस दौरान आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के वादे को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल में 95,000 नौकरी देने वाले हम पर हमला कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि लोग जानते हैं कि ऐसी बातों का कोई तुक नहीं है। आपके जो विरोधी हैं वह 10 लाख रोजगार की प्रॉमिसेस के साथ, टॉल प्रॉमिसेस के साथ आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इलेक्शन जा कहां पर रहा है, किस मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है? अरे हमको क्या घेरेगा, हमको कोई नहीं घेर सकता है। आप जान लीजिए, लोगों को मालूम है कि कुछ न कुछ ऐसी बात करते रहो जिसका कोई तुक नहीं। ये जो बोल रहे हैं ये लोग, कभी इसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी भी राज्य के बारे में सोचा है? आप जरा बता दीजिए तो। किसी को सरकारी नौकरी इतनी बड़ी संख्या में जो आजकल बोल रहा है, जरा उससे पूछिए। 15 साल जो राज था उन लोगों का, तो उस राज में 10 साल झारखंड और बिहार एक था, और उसके बाद 2000 के बाद 2005 तक बिहार था। ये 15 साल मिला करके बिहार झारखंड के साथ और 5 साल झारखंड से अलग बिहार का, कुल मिला के 15 वर्ष में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी? 15 वर्ष में 95,000। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर पलटवार किया है। आरजेडी ने सीएम नीतीश को हताश और उदास करार दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 10 दिन के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हताश हैं, निराश हैं और उदास भी हैं, क्योंकि हार सामने दिख रही है। 10 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। राज तिलक की हो गई है तैयारी, तेजस्वी यादव जी की अब है बारी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि पिछले 4 महीने से 600 से ज्यादा लोग एक मैदान पर कब्जा कर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे, जिन्हें वहां से हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गुस्साए लोग बंदूकों से लैस पुलिस वालों को खुली चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटे। इन लोगों ने पुलिस को वहां से खदेड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ती रही, जिसके बाद उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। पुलिस ने वहां अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गियों को ढहा दिया, जबकि कई झुग्गियों में आग लगा दी गई। घर बार उजड़ जाने की परेशानी उन लोगों के चेहरों पर साफ नजर आई। इस कार्रवाई के दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण की चिंगारी भड़क उठी। इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने के लिए मुंबई में मार्च निकाला गया। इन लोगों ने राज्य की उद्धव सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखने का आरोप लगाया। और इसका विरोध करने के लिए मराठा क्रांति मोर्चा के कुछ लोग झंडे और बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार मराठा क्रांति मोर्चा जो है वो रास्तों पर उतरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। राज्य सरकार के खिलाफ ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हमारी बाजू माननी चाहिए थी वो राज्य सरकार नहीं। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री अशोक चौहान और विजय वडेट्टीवार को मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।